नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही बीजेपी संगठन स्तर पर बड़े संघर्षों से जूझ रही। विधानसभा में बुरी तरह से हार के बाद कुछ बदलाव तो हुए, लेकिन केवल नाम मात्र के। अभी भी ज्यादातर जगहों पर वही लोग काबिज हैं जो हार के लिए जिम्मेदार बताए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या 50 से 15 सीट पर लाने वाले लोगों के सहारे बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़ी चुनौती बन पाएगी? कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आधार पर आगामी चुनाव का गणित मत करिएगा। ये फिनिक्स पक्षी जैसी पार्टी है, राख में से भी बड़ा महल बनाकर खड़ा करने की ताकत मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। 2 सीट से 282 सीट तक पहुंचने वाली बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने रायपुर में फिनिक्स पक्षी का उदाहरण दिया। उसी रायपुर में जहां बीजेपी ने 15 साल के शासन के बाद सबसे बड़ी हार झेली, अर्श से फर्श पर आकर गिरे, लेकिन सियासत में खाक से उठ खड़ा होने का जो उदाहरण बीजेपी अध्यक्ष दे रहे हैं, उस बीजेपी को दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघर्ष और समर्पण से खड़ा किया। छत्तीसगढ़ में आज की बीजेपी को जो लोग निर्देश दे रहे हैं, उनका संघर्ष देखिए। मेरी पूरी जिम्मेदारी है जी। आप पद पे क्यों बने हुए हैं? नहीं, पद पर बनने का निर्णय आप करेंगे क्या? मेरी पार्टी तय करेगी, ये आप नहीं कर सकते। ये सवाल, इस तरह के सवाल करने का मतलब नहीं है जी। आप कोई कांग्रेस के लोग हैं क्या भाई? ये हार से उपजी हताशा है, लेकिन फिनिक्स पक्षी का फार्मूला ऐसे लोगों पर कैसे फिट बैठेगा जो एक हार पर आपा खो बैठे, कहीं आपस में भिड़ जाएं तो कहीं दूसरों के साथ। छत्तीसगढ़ में हार के बाद जो बदलाव की मांग उठी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष तो पलट दिए गए, लेकिन केंद्रीय और राज्य संगठन के बीच के तालमेल का जिम्मा संभालने वाले प्रदेश प्रभारी अभी भी जमे हुए हैं। 2014 में छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए जाने के बाद उनके प्रभार में बीजेपी ने सबसे बुरे दिन देखे। पार्टी का संगठन बेहद कमजोर हुआ। इतनी बड़ी हार का अंदाजा नहीं लगा पाए। कार्यकर्ताओं की निराशा लगातार बढ़ती गई। जमीनी हकीकत को हाईकमान के पास नहीं रख पाए। ज्यादातर छत्तीसगढ़ से बाहर रहे। अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मोदी जी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। बीजेपी ने अनिल जैन को हार के बावजूद न सिर्फ कंटिन्यू रखा, बल्कि मध्य प्रदेश में भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी। 11 लोकसभा सीट कवर करनी है। एक बार संगठन के सब जो प्रमुख कार्यकर्ता उनके साथ बैठक करनी है। चुनाव कैसे लड़ना है उसकी मानसिकता, तैयारी और देश में जिस तरह का वातावरण है उसकी थोड़ी चर्चा कर रही हैं। सारा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है और मोदी है तो मुमकिन है, ये अब देश में समझ आ गया है, इसलिए हम कहने वाले हैं फिर एक बार मोदी सरकार। बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ का उदाहरण फिनिक्स पक्षी से ज्यादा शतुरमुर्ग पर फिट बैठता है, जो रेत में सिर गड़ाकर खतरा टलने का इंतजार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अनिल जैन के पास में एक बार फिर से प्रदेश का प्रभार है। लोकसभा चुनाव में जिताने का लक्ष्य है और 11 सीटों पर अब चुनावी गणित को परखते हुए वो कैंडिडेट को फाइनल करने के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं। दिन भर इसकी कवायद की शुरुआत रायपुर के बाद में सीधे जगदलपुर पहुंचकर कर दी थी। इसके बाद रायगढ़ और उसके तमाम कार्यक्रमों का आप देखें। एक बड़ा सवाल जब भी अभी उनके सामने पूछा कि कैसे आप उस टारगेट को पाएंगे जबकि पहले वाले बड़े टारगेट को आप हार चुके हैं। पार्टी ने एक बार फिर से आप पर भरोसा किया तो वो पत्रकारों को ही कांग्रेसी करार दे रहे हैं। वैसे पहली बार नहीं है, पहले भी कुछ उनके बयान रहे हैं जिस पर कांग्रेस ने तल्ख टिप्पणी की या उसका पुरजोर जवाब दिया है विधानसभा चुनाव के समय। फिलहाल इस पर बातचीत करने के लिए 2 बड़े ही प्रबुद्ध नेता हमारे साथ में इस मंच पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, और बीजेपी की तरफ से चंद्रशेखर साहू जी। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। साहू जी, पहला सवाल जब पत्रकारों ने पूछा आपके प्रभारी साहब से कि आपने 50 सीटों वाली पार्टी को 15 तक लाकर सिमटा दिया, फिर आप कैसे जीत दिला पाओगे? आप पर दोबारा भरोसा आखिर क्यों किया गया? अब आपसे भी पूछते हैं, ऐसे व्यक्ति को फिर से आपने कमान दे दी, ऐसे व्यक्ति को फिर से प्रभार दे दिया जिस पे आपने पहले भरोसा किया, वो जीत दिला नहीं पाए, तो अब की बार आप मान चुके हैं कि ये लक्ष्य तो आना नहीं, इसलिए जो है उसी को कंटिन्यू करें? नहीं, देखिए, ये सब कार्य केंद्रीय नेतृत्व के जिम्मे है।
हम लोग थोड़ी तय करते हैं कि यहाँ बैठ के हम इनको बुलाएंगे, इनको नहीं बुलाएंगे, या इनको बनाएंगे, इनको नहीं बनाएंगे। तो केंद्रीय नेतृत्व जो आंकलन करता है उसके हिसाब से प्रभारी और जो भी तय करना होता है, हर पार्टी की बात है, हमारी पार्टी की नहीं। और हमारी पार्टी ने तय किया कि इनको प्रभारी के रूप में फिर से भेजा जाए। कोई जरूरी नहीं है कि पिछले चुनाव को ही हम पूरी तरीके से उसी पृष्ठभूमि पे लड़ेंगे। आने वाली चुनौतियों को ठीक प्रकार से समझ लेंगे और आने वाली चुनौतियों के हिसाब से पार्टी जब खड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो व्यक्ति का विषय नहीं है, हम तो कार्यकर्ता आधारित नहीं, पार्टी पर यहाँ तो व्यक्ति का विषय लग रहा है। और ये तो सब हम लोग माध्यम एक प्रकार से निमित्त मात्र हैं। काम तो पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक करना है। और चाहे प्रभारी किसी को बनाए, चाहे प्रभारी आज मुझको बनाए, आपको बनाए, काम सब मिलजुल कर करेंगे, सामूहिकता के साथ करेंगे, तब वो आपके सामने जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर ही है और उसको हम ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं। आप एक ऐसे जिम्मेदार और मुखर नेता हैं प्रदेश बीजेपी के, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया, खुलकर स्वीकार किया। बड़े नेता मानते नहीं, और जब आप मानते नहीं है तो जब आप कांग्रेस के लिए कहते थे कि पहले गलती माने तब आप सुधार पाएंगे, तो वही बात आप पर भी लागू होती है कि पहले गलतियां स्वीकार करें। और आप तो वो नेता हैं जो गलतियां स्वीकार करते हैं, तभी शायद आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, आपके कुछ उनके स्टेटमेंट हैं। अक्टूबर 2018 में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है और उनका कारोबार जो है सिमटने वाला, कांग्रेस ने इस पर भयंकर आपत्ति दर्ज कराए, विरोध किया। फिर ऐन चुनाव के वक्त आपके प्रभारी जी कहते हैं हमारा फोकस 12:30 बजे तक 51% मतदान कराने पर है। तो कैसे आपने डिसाइड कर लिया? इस पर विवाद मचा। विवाद एक तरफ भी रख दें, सबसे बड़ी बात यह कि 50 सीटों पर पार्टी थी, वहां से 15 पर आ गई। आप खुद स्वीकार करते हैं कि टिकट देने में गलती हुई थी, नए लोगों को चुनने में गलती हुई थी, पुराने लोगों को परखने में गलती हुई थी, फिर उसी व्यक्ति के हाथ में वो सारी चीजें। तो ये तो व्यक्ति का मामला नहीं लगता कि किसी की खास पसंद है वो। देखिए, व्यक्ति तो हर जगह हर भूमिका में अपनी चुनौतियों के हिसाब से काम करता है। हो सकता है मैं विधानसभा में पीछे रह गया, लोकसभा में आगे हो जाऊं। ये कहा किसी के ऊपर कैसे एक प्रकार से लेवल लग जाएगा एक चुनाव से। और भारतीय जनता पार्टी तो सतत चलने वाली पार्टी, पाठक जी आप स्वयं जानते हैं कि सतत हम लोगों का कार्यक्रम चलता है, चाहे चुनाव हो चाहे मत हो। और चलिए, आपको भरोसा है उन पर? निश्चित रूप से भरोसा करना आप एक बहुत ही जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता भी रहे पार्टी के। आपको लगता है कि अब चीजें सही जाएंगी, अब गलतियों से सीख लिया जाएगा? सबक लेंगे तभी तो हमको आने वाले, क्योंकि जिम्मेदार जो लोग थे, देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको ऐन वक्त पर बदला गया, वो भी तब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। दूसरा, एक जो चेहरा विधानसभा में आपने बिठाया, उसको लेकर के भी काफी विवाद रहा। मैं संकेतों में जा रहा हूं, नाम स्पष्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर से उसी व्यक्ति को प्रभार देना, आपको नहीं लगता है कि ये पार्टी के लिए शायद बेहतर होता कि बदल देते? ये बहस का मुद्दा अब रहा नहीं, अब तो सीधे सीधे फील्ड में उतर रहे हैं, इसलिए सारे कार्यक्रम तय हुए हैं। अब डिबेट वाला विषय ही नहीं है, अब तो सीधे फील्ड में जाना है, नोटिफिकेशन हो रहा है। तो इसलिए तो पूछा क्या मान चले कि रिजल्ट हमको तय हो गई है। अब तो हम सीधे फ्रंट पे आ रहे हैं, मोर्चे पर आ रहे हैं, लड़ाई पर उतर रहे हैं। तो ये तो सब पीछे की बात हो गई पाठक जी। अब तो हमको अपनी लड़ाई के लिए अपने सारे कवायद को पूरा करना है। हमारी जो चुनावी मशीनरी है वो कार्यकर्ता है, चुनावी तंत्र है वो कार्यकर्ता। तो वही कार्यकर्ता तो बदलाव चाहता था। इसीलिए उस कार्यकर्ताओं को कैसे हम चार्ज करें और कैसे उस दिशा में ले जाएं जहां हमारा लक्ष्य है, ये हमारा अभिष्ट है। चलिए, हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी जी में। राजेंद्र जी, आपके लिए तो आपको लगता है ठीक है, अच्छी बात है ना कि जो अंदर से मांग थी कि बदल दें, आप बदल नहीं रहे हैं। दूसरा, उनके कुछ स्टेटमेंट अभी पढ़ रहे थे हम कार्यक्रम में आने से पहले, आपको भी याद होगा कांग्रेस पर प्रहार करते करते पिछली बार जब आप लोगों ने विरोध किया तो कहा था कि भानुमति का कुनबा जोड़ा है और ये दुकानदारी ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सहारे 50 से 15 पर आई, अब वापस 11 पा पाएगी? नहीं, ऐसा है। अनिल जैन जी के संदर्भ में आपने इस परिचर्चा का आयोजन किया है, तो यही है कि जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के तहता बंठा धार। ये श्रीमान जी, मैं बहुत सी बातों को बोलना चाहूँगा। भी मैं चंद्रशेखर भाई बड़े सीनियर हैं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पार्टी में बिताई है, इन्होंने अपनी पार्टी में बिताई है निष्ठापूर्वक। तो इन्होंने एक बात कही ना
कि भाई ये तो ऊपर वाले तय करते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं। और ये बात सही कही इन्होंने, इनके हाथ में या इनके कार्यकर्ताओं के हाथ में होता तो क्या अनिल जैन जी यहाँ प्रभारी बनते क्या? दरअसल कार्यकर्ता चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, मैं दोनों के प्रति आदर भाव रखता हूं, क्योंकि वो पूरी निष्ठा के साथ बेचारे काम करते हैं, अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मगर बड़े नेताओं की करतूत का दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ता है, और यही हुआ छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज अस्त व्यस्त और ध्वस्त पड़े हैं, वो कार्यकर्ताओं के कारण नहीं है। हालांकि इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने तो आरोप लगा दिया कार्यकर्ताओं के ऊपर, मगर वो अनर्गल बात थी। कार्यकर्ता तो पूरी चेतना और समग्रता के साथ, पूरी सक्रियता के साथ में अपनी पार्टी का काम करता है। बड़े नेता पार्टी को डुबाने का काम करते हैं, ये मेरा अनुभव रहा है, और इस पर लंबी व्याख्या हो सकती है। तो अनिल जैन जी के बारे में जो आप कह रहे हैं, मेरी पार्टी में पिछला 3 चुनाव हम लोग हारे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि बाकायदा समीक्षा हुई कि छत्तीसगढ़ में हम क्यों हारे हैं, और हटाया गया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को हटाया गया, सीएलपी को हटाया गया, नई नियुक्तियां हुई और नए प्रभारी बने, सुपरिणाम नहीं आया। उसके विभिन्न कारण थे, हम मगर समीक्षा करते रहे कि इसके पीछे क्या कारण थे। और मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रभारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने देखा कि प्रभारी का सबसे बड़ा काम है कि सबके बीच में सामंजस्य बना के रहे, क्योंकि मतिर भिन्न ये जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो महत्वाकांक्षा से लबरेज होते हैं, ओतप्रोत होते हैं। तो उन सबको इकट्ठा करके एक हो करके उनके बीच में काम करना। मैं पुनिया जी का उदाहरण दूंगा आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि अनिल जैन जी आलसी हैं, ये शब्द अच्छा नहीं लगता। ये जरूर कहूंगा कि वो बिल्कुल सक्रिय नहीं है। पुनिया जी की तुलना में जब मैं देखता हूं तो भूपेश बघेल जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहते हुए 1000 से ज्यादा किलोमीटर की तो पदयात्रा की, और सुपेबेड़ा से लेकर के वो कोंटा तक अपनी आबाद यात्रा जारी रखे, और उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके पुनिया जी रहे, और पुनिया जी ने सबको एक करने का काम किया। तो प्रभारी की तो जबरदस्त भूमिका होती है, उसका एक वाक्य बोलना बड़ा महत्व रखता है। अब उन्होंने कांग्रेस के लोगों के बारे में कह दिया था कि कारोबार करने वाली पार्टी है, सबक सिखाया लोगों को। अभी पत्रकारों के बीच में कह दिया उन्होंने, आप क्या कांग्रेस के हैं क्या जो इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? अरे प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होता है और प्रश्न पूछने का अधिकार का होता है। 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं तिवारी जी। आपने सुना ये व्यक्तिगत मामला नहीं होता, क्या ये व्यक्तिगत पसंद? भूपेश बघेल जी गए थे ना, हाँ, क्या ये आपको व्यक्तिगत पसंद नहीं लगती तिवारी जी? और आपको तो धन्यवाद दे देना चाहिए, अच्छी बात है। स्वास्थ्य मंत्री गए थे और लोगों से हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, चंपू भाई कि आप लोग चलिए, ये सामने गाड़ी रखी हुई है। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पहला काम उन्होंने ये किया कि सुपेबेड़ा गए। सुपेबेड़ा का उल्लेख कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, इसलिए मैं उनको बता रहा हूं। और हाथ जोड़ करके बोलते रहिए, एम्बुलेंस खड़ी है, आपका आना जाना आदिवासी भाइयों निःशुल्क है, पूरा इलाज निःशुल्क है। क्या ये पर्सनल पसंद नहीं है? क्योंकि ये कहा जा रहा साहू जी के द्वारा कि ये हमारे यहाँ पर्सनल नहीं होता, लेकिन क्या है किसी की पर्सनल चॉइस नहीं लगते। और अच्छी बात है, आप तो बधाई दे दीजिए कि बढ़िया है, आपके लिए चुनौतियां थोड़ी शायद ईजी हो सकती हैं अगर इसी तरह वो बयान देते रहे। हाँ, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इनकी पार्टी के लिए हम चाहते हैं कि अच्छा सशक्त विपक्ष रहे, जो समस्याओं को उठाए। जिस तरह से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सवालों को उठाया और जन समस्याओं को सड़क पर लड़ने का काम किया, हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वैसा काम करे। मगर दुर्भाग्य से जब इस तरह के लोगों को आप प्रभारी बनाएंगे, इस तरह के लोगों को आप सब कुछ, यानी मैंने अजीब देखा कि जिन धर्मलाल जी कौशिक, उनके प्रति मेरा बड़ा सम्मान है, मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध भी हैं, मगर नीतिगत बात तो यह है कि उनके नेतृत्व में बुरी तरह से ऐतिहासिक रूप से पराजित हुई भारतीय जनता पार्टी, और उनको पदोन्नत करके विधायक दल का नेता बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अपना पुरस्कृत किया बकायदा। चेन ऑफ मिस्टेक नहीं चल रही चंद्रशेखर जी, आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, आप पार्टी को तब से संभालते आए हैं जब इस प्रदेश को बनने के पहले से लेके आपने प्रदेश बनने के बाद, सरकार बनने के बाद, इन 3 टर्म में देखा, विभागों की जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर संभाली, एक चेन ऑफ मिस्टेक चली आ रही। ये पर्सनल चॉइस नहीं तो क्या है? नहीं, देखिए पुनीत जी, जो सारा क्रम है, आज तो देश को नेतृत्व देने का सवाल है। मोदी जी का जब विषय है
तो चाहे कोई कहे, कार्यकर्ता कहे या नेता कहे मोदी है तो मुमकिन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जब देश का चुनाव है तो हम छत्तीसगढ़ की बात करें या किसी एक हिस्से की बात करें, प्रभारी देखकर वोट नहीं देती, लेकिन कार्यकर्ता प्रभारी देखकर ये नेतृत्व करने का विषय है। देश का नेतृत्व कौन करे, दोबारा हम मोदी जी की सरकार बनाना चाहते हैं उनके नेतृत्व में, ये हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए सब कार्यकर्ता एकजुट होंगे, चार्ज होंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मशीनरी के रूप में तब्दील करेंगे। नहीं, लेकिन और यही हमारा अभिष्ट है। आपका और चाहे आपका प्रभारी के रूप में मैं बैठूं, आप बैठे, ठीक है, कोई बैठेंगे, सब लोग सामूहिकता के साथ निर्णय लेंगे और कार्य करेंगे। ये हमारा कहना है, ये हमारा अभी तक हमारी संस्कृति है, उसकी बात मैंने कही। मोदी जी का नाम आगे रख करके चुनाव पार्टी लड़ रही, सारे देश में दिख रहा, तो क्या ये मान लिया गया कि इसमें कोई भी चल जाएगा, हमारा लक्ष्य है, किसी भी तरह से संगठन को चलाने वाला चल जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है ये मान लिया गया ऊपर से? क्या ये मान लिया गया कि 11 सीटें ऑलरेडी आ चुकी? नहीं, देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस पहले भी थोड़ा सा भारी पड़ा पार्टी को। ओवर कॉन्फिडेंस में तो हम रहना ही नहीं चाहते, और अभी भी जमीनी हकीकत को देखकर ही कार्य का सारा निर्धारण करेंगे, दायित्व का निर्धारण होगा। अभी तो शुरुआत हम जो हुई है कि लोकसभा वार सारी बैठकें हो जाए, उसके लिए एक हमारे पास कोर टीम बैठ जाए, कोर टीम के बाद विधानसभा वार हमारी बैठकों का जो सिलसिला है वो अंतिम उसमें हो जाए। और चूंकि चुनाव तिथि आ गई है, इसलिए पहला तो ये है कि भाई आप 11 अप्रैल की जिस मतदान के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं बस्तर, और बस्तर में हमारी तैयारी ठीक प्रकार से हो जाए। तो मान लिया कि केवल एक मैसेंजर की तरह होते हैं। और तो मैं पूछ रहा हूं, क्या इतना हल्का लिया कि केवल मैसेंजर है? जो लक्ष्य है वो मोदी जी को फिर से देश के नेतृत्व के जी, तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे? सारे लोगों का जनादेश हासिल करना। और मुझे लगता है ये बात ही तो हमारा क्रम चलते रहेगा। और तिवारी जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे लगता है आज तो वो और भी नहीं, आप दोनों ही वरिष्ठ हैं, आप दोनों से जी आपके प्रति सम्मान भी है चंद्रशेखर भाई। आप जानते हैं, आप मेरा सम्मान करते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। देखिए, स्पष्ट बात यह है कि पिछला चुनाव जिसमें दुर्गति हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी इनका एक चेहरा था, और ये बताते थे कि ये हमारा चेहरा है डॉक्टर रमन सिंह का। क्या हालत हुआ उस चेहरे का, इनके उस अभियान का क्या हुआ, इन्होंने जिस तरह की यात्राएं चालू की और अपनी प्रशस्ति गान किया, उसका क्या हुआ? बिल्कुल उसकी पुनरावृत्ति लोकसभा के चुनाव में होने वाला है। अब लोग पूछने वाले हैं कि भाई 5 साल में आपने बेरोजगारी के बारे में क्या किया, महंगाई के बारे में क्या किया? अलग अलग है भैया। नहीं, हाँ, नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं तो वो कह रहा हूं, प्रदेश का चुनाव थोड़ी है। हाँ, नहीं है, हो गया, लोगों का गुस्सा उतर गया। इसीलिए तो चंपू भाई, लोग मोदी जी से पूछेंगे कि आप हैं तो मुमकिन नहीं। क्या नारा लगाया आपने? हाँ, आप हैं तो रात को 12 बजे नोटबंदी कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, बेतुके तरीके से जीएसटी लागू कर सकते हैं। आप दुनिया भरे के जो वायदे किए थे, लोग कटघरे में खड़े करने वाले हैं कि 5 साल में आपने क्या क्या काम किया मोदी जी, कितने लोगों को रोजगार दिया, महंगाई आज 75 और 80 रुपए डीजल पेट्रोल होने जा रहा है, आपने क्या किया? एक एक सवाल का जवाब, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन सारे जवाबों को दरकिनार करके अब ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जिस राष्ट्रवाद से इनका कोई लेना देना नहीं था, उसको खड़ा कर दिया। सेना, हमारा संगठन, अरे भैया कहां लगाए यार अब वहां आजादी की लड़ाई से चालू करूंगा चंपू भाई। देशभक्ति का नहीं, देशभक्ति की बात आप लोग मत करो। और हमारे दो अध्यक्षों ने देशभक्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भाई मेरे, आप तो नाखून तक नहीं कटाए आजादी की लड़ाई में चंपू भाई। वो पार्टी एक बांट कर चलती है। नहीं, बांट कर नहीं, पूरे देश को जोड़ने का काम किया। आज हाशिए पर क्यों? जब आजादी मिली ना तो अता पता नहीं था, लापता थे आप लोग। वहां से वहां आज जो देश को 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, संविधान मिला, 16 राज्यों में लोकतंत्र मिला, ये कांग्रेस की देन है कि आप खुल करके बात कर पा रहे हैं। पूरे लोकसभा के राज में जैसे कांग्रेस के लोग दंगा खाए, जेल में और प्राणों का बलिदान दिया, उसके डर के मारे तो भाषण करेंगे, तो भाषण का कोई अंत नहीं है। एक मिनट, मेरा कहने को तो देश का चित्र देखिए ना, 332 लोग आज लोकसभा में है, भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन का 16 राज्यों में पार्टी। सवाल सुन लें,
पहली बात ये, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत अच्छी बात आपने बीच में की जो शायद लोग ना सुन पाए। आपने कहा कि हमने किन राज्यों से शुरू किया और अब इतने राज्यों में। ठीक है, मतलब आपकी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद टारगेट पर बिलीव करते हैं, वो खुद लक्ष्य तय करते हैं और उसको पाने में यकीन करते हैं, वो लक्ष्यों को देते हैं, नारे उसी से जुड़े हुए देते हैं, उसे अचीव करते हैं। फिर वही बात है ना कि अब की बार 200 पार मध्य प्रदेश में और अब की बार 65+, इस नारे को पूरा नहीं करने के लिए अगर दो चेहरे जिम्मेदार आप मानते हैं कि भाई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो गए, सरकार के मुखिया हो गए, तो संगठन स्तर पर प्रभारी भी तो होते हैं। आपको नहीं लगता कि जब हम दो लोगों पर सवाल उठाते तो संगठन में उन पर भी सवाल उठता है, लगता है? और फिर वो परफॉर्मेंस बेस्ड व्यक्ति कहां चले गए? फिर क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनी? अगर ये सवाल पत्रकार पूछे तो कैसे कांग्रेसी हो गए? ये पार्टी का मामला है, ये कोई सार्वजनिक विषय नहीं है। हमारे सामने तो जो इसलिए पार्टी के अधिकृत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। आज तो देखिए संक्रांत हो गया, व्यक्ति से नहीं, पार्टी के अधिकृत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। संक्रांत के बाद अब तो ये नहीं देखा जाता कि कौन कहां पर किस दायित्व पर है। यही तो सवाल है। सीधे बिल्कुल हमारा लक्ष्य है कि हम मोदी के बारे में फिर से लाएंगे। और ये बात डंके के चोट कह रहे हैं, आम आदमी भी कह रहा है, कार्यकर्ता भी कह रहा है, जनता भी कह रही है, और एक हर वर्ग के लोग कह रहे हैं। इवन कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी इस बात को हृदय से स्वीकारते हैं। बाहर भले नहीं, तो आपके देश को पार्टी का चाहिए तो मोदी जी चाहिए, कर रहा है। हाँ, देश को चाहिए तो मोदी चाहिए, जिस तरह से और इसके सिवा कोई नहीं, आप खुद तो कोई विकल्प नहीं है। आपने कहा कि ये मोबाइल बांटने की जगह, मैंने कहा आप भी कह रहा हूं किया है, वो तो मैंने कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं और थी। आप देखिए स्पष्टवादी हैं भाई, निश्चित रूप से, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हमारे सामने स्पष्ट है, आप यहाँ कैमरे के सामने भी सच बोलिए, स्पष्ट है, ये मानिए कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से उत्तर नहीं मिला मेरे को, इसीलिए सारी बातें सारा चेहरा साहू जी, मुझे उत्तर नहीं मिला। मेरा सिंपल सा सवाल था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को टारगेट पर यकीन करते हैं और टारगेट के आधार पर वो राज्यों को लेते हैं, कार्यकर्ताओं को टारगेट देते हैं, और फिर जब दो लोग जिम्मेदार हुए तो तीसरा कैसे नहीं हुआ? इसका उत्तर पहली बात, ठीक है, आपने कहा कि ये टारगेट बना रहे भैया, हम लोग तो सब माध्यम है, हम लोग तो सब कार्य करने के लिए सामूहिक नेतृत्व करने वाले। आप ये कहना चाहते हैं, संगठन और आप ये कहना चाहते हैं कि एक चेहरा इतना विशाल है कि नीचे बाकी सब व्यक्ति टारगेट थोड़ी है। हमारे सामने तो जीत टारगेट है और उस दिशा में काम करने के लिए सारे लोग, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए व्यक्ति ने, आपके कार्यकर्ता ही काम करते हैं। और मुझे लगता है अब जिस बात को आप उठा रहे हैं, नेतृत्व किया भूपेश बघेल जी ने, पार्टी ने ये बात उनको पुरस्कृत किया। तिवारी जी, आप इस बात को सुन लीजिए, और पुनीत जी भी आप देख लीजिए, आप अनिल जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आज तो वो विषय नहीं है, अब तो सीधे सीधे फ्रंट में आ गए, लड़ेंगे, जीतेंगे। और ये जो बात कह रहे हैं, देखिए शराबबंदी के बाद आप कहां पर गए? शराबबंदी आपने कही और आज आप शराबबंदी से पीछे हट गए। और भी बातें नहीं तो, और देखिए प्रशासनिक अराजकता की क्या स्थिति है, आप देख लीजिए। तिवारी जी, आप कुल मिला के ये चुनाव जो है राष्ट्र का चुनाव है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए राष्ट्र का चुनाव है तो हम और राष्ट्रवाद हमारी आपकी पहचान है। एक मिनट तिवारी जी, पहली बात तो साहू जी, जो विषय है आज का उसी पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये विषय निर्धारित हुआ और ये विषय क्यों उठा, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच की बात थी, आप इसे अनसुना करें, आप इसे डिनाई करें, आप इसको ये कहें कि विषय आज का, ठीक है, ये आपकी बात, लेकिन विषय तो तय हुआ और इसी विषय पर बात हो रही। दूसरी बात, बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि अब ये विषय वो नहीं है, अब तो विषय है कि हम चुनावी शंखनाद को जब बच चुका है, ठीक है, और तिथियां तय हो गई, सवाल तो वही है, आगे देखेंगे जिनको आपने आगे किया है, जो आज टिकट तय करने के लिए, टिकट तय तो बिल्कुल बूथ लक्ष्य है। आप सोच को हम लोग क्यों बढ़ावा देंगे भाई? पुरानी बात को करके आप युद्ध करने, बिल्कुल युद्ध करेंगे। अरे हम जनता कार्यकर्ता के आधार पर और मतदाता और जनता के साथ जाएंगे, हम केवल सरकार के मर्सिडीज थोड़ी लड़ेंगे। अब चलिए, आपको लगता है, एक अंतिम सवाल, आपको लगता है साहू जी कि कार्यकर्ता उस व्यक्ति के साथ या उस नेतृत्व के साथ पूरी तरह खड़ा रहेगा जिसके वजह से इतनी बड़ी हार में से एक कार्यकर्ता खुद बांधता है? देखिए, वजह का तलाशना, वजह का चर्चा करना ये पार्टी का अंदरूनी विषय है, ठीक है, और उस पर मंथन चलते रहता है और भी चलेगा।
लेकिन मेरा बार बार मैंने बहुत हम्बली आपसे अपना सबमिशन पेश किया कि अब तो हम चुनावी मैदान पर हैं। अरे भाई आप हमारे पास खिंचिया है और हम जिसके नेतृत्व आज तो मैं कह रहा हूँ, आज विक्रम उसेंडी बस्तर से पहली बार ठीक बात, बस्तर का एक युवा नेता तिवारी जी आप सुन लीजिए, बस्तर का युवा नेतृत्व विक्रम उसेंडी जो 4 बार से विधायक है, सांसद हैं और हमारे नौजवानों के साथ काम करते हैं। और जीत आप परिवर्तन को एक तरफ एक मिनट तिवारी और आदिवासी को क्या हालत है आपका? ट्राइबल को आपका क्या महत्व दिया आपने? बस्तर को क्या महत्व दिया आपने? पूछो भाई कम से कम। चलिए आप फिर से तिवारी जी और फिर से हम चलेंगे पार्टी अगर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, आम जनता के साथ चलेंगे। चंद्रशेखर जी, अगर पार्टी ने विश्वास किया और आप सब भी उन पर यकीन करते हैं और वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो फिर इसी मंच के ऊपर निश्चित तौर पर आप उनको श्रेय देंगे, तमाम लोगों को श्रेय देंगे, हम भी श्रेय देंगे। लेकिन अगर वो पिछला चुनाव हारे हैं, बुरी तरह से आ रहे हैं, तो तमाम चरण में उनकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।